से आपको ये तो पता चल ही गया है कि मेरे साथ इमरान इस्माइल हैं, तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और साबिक गवर्नर सिंध। इमरान इस्माइल इमरान खान के बहुत करीबी साथी तस्वुर किए जाते थे और कराची से पहले पीटीआई के नौजवान कारकुन थे। मशहूर ज़माना 9 मई के बाद गिरफ्तार हुए और रिहाई के बाद पीटीआई के दीगर रहनुमाओं की तरह इन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया, सियासत को खैराबाद कह दिया। ये आज हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे लेकिन अपने अंदाज में। वेलकम इन FIR। कहाँ गायब हैं? हम तो समझे आप मुल्क से बाहर चले गए। नहीं, मुल्क से बाहर तो वो गए जिन्हें जाना नसीब हुआ। हम तो ECL वाले लोग हैं, हमें तो अच्छा। तो यानी आपकी जब गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद आपका नाम ECL में डाल दिया गया? मेरा ख्याल है उससे पहले से डाल दिया। उससे पहले से डाला हुआ? ये गिरफ्तारी बाद में हुई। तो जब आप गिरफ्तारी के बाद जब मफरूर ही काट रहे थे तो जब डाल दिया गया था। अच्छा, यानी आप मुल्क से बाहर ना जा सकें, बाहर मफरूर ना हो सके। हाँ जी। जब आप गिरफ्तार हुए उसके बाद जब रिहाई अमल में आई मई 2023, पार्टी छोड़ दी या छुड़वा दी गई? नहीं, ज़ाहिर है अपनी मर्जी से तो किसी ने भी नहीं छोड़ी। मैं किसी एक आदमी को नहीं जानता जिसने अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ी हो। सब लोगों ने बड़ी मेहनत की थी, कोई कम पुराने थे, कोई ज़्यादा पुराने थे, लेकिन जिन ने भी पार्टी छोड़ी, चाहे वो असद उमर हो, चाहे वो अली जैदी हो, फवाद चौधरी हो, हमारे जो सारा ग्रुप था, तो किसी एक ने भी अपनी मर्जी से नहीं छोड़ी। तो जिन लोगों ने पार्टी नहीं छोड़ी वो आज इमरान खान के करीबी साथियों में हैं, एतमाद के लोग समझे जाते हैं। आपको कोई पछतावा या दुख है? नहीं, दुख तो है, बिल्कुल है, लेकिन फ़हीम देखें, बात यह है कि आपने जो ये कहा ना कि ये बड़ा टेक्निकल है कि जिन लोगों ने पार्टी नहीं छोड़ी, जिन्होंने नहीं छोड़ी और जो अपने स्टैंड पे खड़े रहे वो जेल में है इमरान खान के साथ। मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त पार्टी के फेसेस हैं वो सबसे ख़राब काम वही कर रहे हैं, वो 2 नंबर काम जिसको कह लेंगे, वो उनके एडजस्टमेंट भी है, वो मैनेज भी हैं और वो दिखावे के लिए और दिखावे के लिए इमरान खान के साथ भी हैं। वो उधर भी हैं, उधर भी हैं। वो कभी मोटरसाइकिल पे ऐसे बैठ जाते हैं लड़कियों की तरह, कभी मोटरसाइकिल पे लड़कों की तरह बैठ जाते हैं, जब दिल चाहता है जैसे हो जाते हैं। सो नॉट ऑल बट मोस्ट। और यही वजह है कि जो इमरान खान के जो पैगामात हैं या इमरान खान के जो अपनी पार्टी के लिए अहकामात होते हैं वो उनको पूरा नहीं करते, बल्कि वो उसको डॉजी स्टाइल में चलाते हैं कि जी अच्छा जी अब कह रहे हैं भूख हड़ताल करें। अच्छा जी, भूख हड़ताल करेंगे 3 से 7। मैंने इससे ज़्यादा मज़ाहिया जुमला कभी ज़िंदगी में नहीं सुना कि एक पार्टी जिसका लीडर जेल में हो वो उसकी रिहाई के लिए 3 से 7 बजे तक भूख हड़ताल करेगी। यानी घर से खाना खाएं, लंच वंच करके आए आराम से, शाम की चाय पे आप सेक्रीफाइस कर लें, चलिए वापस घर जाके खाना फिर खा लीजिएगा। और वो भी नहीं किया, जो 3 से 5 पे ही बैठ जाते वो भी नहीं किया। सो ना मैंने कभी अडियाला के बाहर कोई प्रोटेस्ट देखा, ना मैंने कोई सीरियस नेगोशिएशंस इनकी तरफ से देखी, मैं तो कुछ भी नहीं देखा। सो मैं तो ये एनालाइज करने में बिल्कुल 2 टोक एनालिसिस है मेरी कि ये इन लोगों ने इमरान खान को धोखा दिया और सबसे बड़ा धोखा इन्होंने दिया जो आज पार्टी के साथ चिपटे हों। मैं आपसे सवाल तो ये करना चाह रहा था लेकिन आपने खुद ही उसके ऊपर थोड़ी बात कर ली कि क्या ये जो मौजूदा क़यादत है ये इमरान खान को जेल से बाहर लाने में कामयाब हो जाएगी? पहले तो आपको ये पूछना चाहिए कि क्या ये इंटरेस्टेड हैं बाहर लाने के लिए। सबकी लीडरी चमक रही है इमरान खान की जेल में जाने से। जब बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त आप जानते हैं कि वो एंकर्स बन गए, वो जाके वो यूट्यूब चैनल खोल के अपना प्रोग्राम कर रहे हैं इमरान खान के नाम पे। लोग मोहब्बत करते हैं, वालिहाना मोहब्बत करते हैं इमरान खान से। इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलर लीडर नहीं है। सो दुकान चलाने का तरीकाकार ये है कि आप पाकिस्तान से बाहर बैठें, आप इमरान खान की तारीफ करें और आप पाक फौज को गालियाँ दें और उसके बाद आपका ज़बरदस्त आपकी रेटिंग आ जाएगी। ना इससे इमरान खान को फ़ायदा हो रहा है, ना इससे कोई फ़ौज को फ़ायदा हो रहा है। इससे किसको फ़ायदा हो रहा है? उस शख्स को फ़ायदा हो रहा है जो ये काम कर रहा है पाकिस्तान से बाहर बैठ। सारे के सारे पाकिस्तान से बाहर भागे हुए हैं और वहाँ से ये काम कर रहे हैं। फिर वहाँ पे अमेरिका में, इंग्लैंड में ख़ास तौर से ऐसे लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं पार्टी की फाइनेंशियली, लेकिन वो कर भी नहीं पा रहे हैं, अकाउंट्स बंद हैं, पार्टी का स्टेटस क्या है सब वो नहीं पता, बल्ले का सिंबल नहीं है, तो क्या करें? तो वो बुलाते हैं इनको कि जी आप आए, हम आके बात करें कि जी इमरान खान का प्रोग्राम बनाए। तो जी आने के पैसे, जाने के पैसे, टिकट के पैसे, होटल के पैसे, लॉटरियाँ निकली में लोगों की।
सो दे आर नॉट वेरी कीन कि इमरान खान बाहर आए। इमरान खान अगर ऐसे भी रहें अंदर और वो इनकी दुकानें चलती रहें, इनको इज्जत भी मिलती रहे, ये इमरान खान के रिप्रेजेंटेटिव भी बने रहें, उसके नाम का खाना पीना भी चले, ठीक। तो जो इस वक्त मुज़ाकरात की हम एक गूंज देख रहे हैं, मुज़ाकरात किसी हद तक जो है वो हो भी रहे हैं, एक मैच पर आ चुकी है हुकूमत और पीटीआई। लेकिन इमरान खान जिनके हवाले से इल्ज़ाम ये है कि वो 9 मई के मास्टरमाइंड हैं, तो क्या इस इल्ज़ाम के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? देखें, मैं समझता हूँ कि दोनों फरीकैन को एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा अगर मुज़ाकरात कामयाब कराना, क्योंकि जिनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वक्त वो तो इंटरेस्टेड नहीं है मुज़ाकरात कामयाब होने। वो स्टेक होल्डर भी नहीं है। नहीं है, सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो वही बने हुए। यानी लड़ाई है इस्टेब्लिशमेंट की और पीटीआई की है, इमरान खान की, और उसके बीच में फ़ायदा हो रहा है पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को। ठीक है। सो अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और आइस ब्रेकिंग होती है, मैं नहीं कह रहा कि इमरान खान इक़्तिदार में आ जाए, लेकिन सबसे पहले तो इनकी छुट्टी होती है जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं, ये फारिग होते हैं। स्ट्रीट पावर तो इमरान खान के पास है, और अगर उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो, और बाय द वे मैं एक बात कहूँ कि लोग बड़ा इस चीज़ को बुरा मानते हैं कि जी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। कोई बुरी बात तो नहीं है अंडरस्टैंडिंग करना, माजी में तो अंडरस्टैंडिंग रही है। सर आप मुझे बताएं, कौन सी जमात ऐसी है? आपकी अपनी बीवी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्या? उसको जोरू का गुलाम तो नहीं कहते। ठीक है। आपकी अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, अपने खानदान में, अपने दोस्त यारों में अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं होगी तो आप तो नहीं चल पाएंगे उनके साथ। कोई भी, वो आपके साथ नहीं चल पाएंगे, आप उनके साथ नहीं चल। सो अंडरस्टैंडिंग, किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग पैदा करना इंसानी रिश्तों में बड़ा ज़रूरी है, और यही आपके कारोबार में, आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में, आपके रिश्तों में, दोस्ती यारी में होता है, यही करना पड़ता है आपको। तो ये अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो पा रही है एस्टेब्लिशमेंट से? देखें, जब तक हम इक़्तिदार में थे तब तक तो बड़ी ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग थी और मिसाली अंडरस्टैंडिंग थी, और इसमें कोई आर नहीं है कि इमरान खान साहब बमांगे दौल अपनी हर तकरीर में कहते थे कि हम और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है। जब जनरल फैज़ हों या जनरल बाजवा साहब हों या और कोई लोग हों, बिल्कुल आपके मदद के लिए तैयार थे। पाकिस्तान हिंदुस्तान की दोस्ती करने में बाजवा साहब बड़ा कीन रोल प्ले करना चाहते थे कि वो कोई बेहतर अंडरस्टैंडिंग नेबर्स के साथ हो जाए। मुझे एक बार इमरान खान साहब ने कहा कि 2 आइडियाज़ जनरल बाजवा के थे जो बड़े, मुझे जिनसे बहुत फ़ायदा हुआ, मुझे भी और मुल्क को भी, पॉलिटिकली भी और मुल्क को भी। तो एक उन्होंने कहा करतारपुर बॉर्डर का खोलना, दैट वाज जनरल बाजवा's idea, and it was nice of him to admit in front of us कि ये मेरा आइडिया नहीं है, लोग मुझे इसका क्रेडिट देते हैं, but this was बाजवा। and 2 was अभिनंदन को वापस करना। दोनों बड़े फैसले थे, और उनके ये दोनों आइडिया जनरल बाजवा ने मुझे दिए, and I liked him, मैंने एग्जीक्यूट किया। सो और बड़ा आसान था उस वक्त हिंदुस्तान के साथ कोई एक कदम आगे बढ़ना। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि टेंशन ख़त्म हो जाती, लेकिन ईज़ ऑफ हो जाता, माहौल थोड़ा सा आगे बढ़ जाते। वो आसान था इसलिए कि जब इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि कोई माहौल में बेहतरी आ जाए, कुछ टेंशन में कमी आ जाए, तो वो आसान था उस वक्त करना, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। लेकिन आज की अंडरस्टैंडिंग, हम उस पर बात कर रहे हैं, वो क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, मौजूदा क़यादत इसकी जिम्मेदार है? मौजूदा क़यादत ऑफ पीटीआई? आई वुडंट से दैट। लेकिन पीटीआई में जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है, और एक यानी पीटीआई की ताकत भी है सोशल मीडिया, और वो पीटीआई का एक प्रॉब्लम भी है। जो बात पीटीआई नहीं कहना चाहती, वो सोशल मीडिया पे लोग खुद से अखज़ करके कह देते हैं। वो किसी के बारे में, किसी शख्स के बारे में हो या किसी इदारे के बारे में हो, वो खुद ही एक ट्रेंड चल जाता है और वहाँ से वो निकल जाता है। पीटीआई की गलती ये रही है कि उन्होंने डायरेक्शन नहीं दी। सोशल मीडिया का जो जिन है ना, इसको एक डायरेक्शन इसको मिल जाती है कि जी ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये करना है, ये कहना है, ये नहीं कहना है। वहाँ से जो खामोशी होती। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि वहाँ पे जो हैदर मेहदी हैं या आदिल राजा है, अब इनका कोई लेना देना पीटीआई से है ही नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है इनका। अब ये पीटीआई के चैंपियन बने हुए हैं,
अब इनको एंडोर्समेंट कैसे मिल रही है कि वो जो पीटीआई के लीडर वहाँ पे बैठे हुए हैं वो जाके उनके साथ बैठ कर प्रोग्राम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो आदिल राजा कह रहा है वो पीटीआई कह रही है। वो लोग कंफ्यूज होते हैं और वो सोशल मीडिया पे वो आग लगाने के काम आता है। वो दैट्स फ्यूल टू द फायर। जब वहाँ से आग लगती है जाहिर है कि दूरियां और तलखियों में बदल जाती हैं और मुश्किलात हो जाती हैं। जिस तलखी की आप बात कर रहे हैं, ये तलखी पहली बार पैदा कब हुई? ये पैदा हुई जनाब बुज़दार शरीफ के मामले पे। बाजवा साहब चाहते थे कि बुज़दार को चेंज किया जाए और खान साहब एडमेंट थे कि नहीं, बुज़दार जो है वो उनकी बेहतरीन चॉइस है। और आप भी ये बात शायद खान साहब से कर चुके थे कि बुज़दार को कब तक हम बर्दाश्त करेंगे। पार्टी में बहुत लोगों ने ये बात की खान साहब से, मुझ समेत, कि जी बुज़दार जो है वो इनएविटेबल है, इसको हटाना। और कई बार खान साहब थोड़ा बहुत मान भी जाते थे कि अच्छा देखते हैं, सोचता हूँ, हटाते हैं, किसको लाएं, ये वो, यहाँ तक की बात हुई। फिर अलीम खान का भी मामला हुआ कि जी अलीम खान को लाएं और सारा करें, लेकिन बट फॉर समहाउ वो नहीं हो पाया। और वहाँ से आपने मुझसे पूछा था कि तलखी कहाँ से शुरू हुई, तो तलखी मेरा ये ख्याल है कि ये मेरी इतला नहीं है, मेरी जो एनालिसिस है, जो मैं इतना साथ था, नज़दीक था, तो मेरा ये ख्याल है कि वहाँ से बिटरनेस का आगाज़ हुआ। लेकिन हमें ये एहसास हो जाना चाहिए था कि जब बाजवा साहब के मामले पर, एक्सटेंशन के मामले पे, जब सुप्रीम कोर्ट ने लॉ अमेंडमेंट का कहा कि जी आप इसको अमेंड करें, उसके बाद आप कर पाएंगे, तो उस वक्त जो PMLN ने साथ दिया था, क्योंकि वो तो बहुत बुरा भला कहते थे उनको, PMLN तो बहुत बुरा भला कहती थी, लेकिन जब ये मामला आया तो उन्होंने साथ दिया और एन ब्लॉक पूरी असेंबली ने वोट दिया। ऐसे ही है। मेरा ख्याल है किसी एक आदमी ने भी अगेंस्ट वोट नहीं दिया। हाँ, जिसने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया होगा वो उस दिन वोट देने नहीं आया होगा, बाकी उसके अलावा तो किसी ने कुछ नहीं किया। रज़ा रब्बानी। तो वहाँ से दैट शुड हैव बीन एन आई ओपनर फॉर अस कि ये कोई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, इसको चेक तो करें। और मैंने कहा दफ़ा खान साहब से कहा भी कि खान साहब ये इसको जरा देखें तो सही, बात तो करें कि इन्होंने कैसे वोट दिया, ये क्या चीज़ ऐसी तय हो गई। नवाज शरीफ में ऐसा कौन सा हुब्बुल वतनी का जज्बा रातों रात जाग गया कि उन्होंने वो सुबह उठ के वोट कर दिया सबको। लेकिन वो खान साहब ने टुक इट वेरी सीरियसली। वो ट्रस्ट करते थे कि जो बात हो रही है, बाजवा जो कह रहे हैं, फैज़ जो कह रहे हैं, तो ये गलत बात नहीं होगी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हाइंडसाइट से तो देखना बड़ा आसान है ना कि जी ये होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त ये वाकईतन एक बड़ा आई ओपनर होना चाहिए था हमारे लिए कि ये कैसे हो। तो उसके बाद फिर ये चीज़ें डिटीरेशन की तरफ मज़ीद जाती गई और फिर जो सबसे बड़ा समझें कि एक विजिबल जो क्रैक आया वो जनरल नदीम के अपॉइंटमेंट पर आया। हुआ ये कि जनरल बाजवा ने ये कहा कि जी, मैं जब खान साहब को मिला तो ये फड्डा बिल्कुल आगाज़ ही हुआ था कि अच्छा। ISPR की तरफ से वो आ गया था, ट्वीट आ गई थी कि जी जनरल नदीम इज़ नेक्स्ट DGI। और खान साहब गुस्से में थे, उन्होंने कहा कि जी ये तो मेरा प्रोग्रेटिव है, मैं लगाऊंगा। तो जब बाजवा साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी मेरी तो इमरान खान से बात हुई है प्राइम मिनिस्टर से, ही सेड ओके। जब उन्होंने ओके कहा तो उन्होंने कहा नहीं जी हमने नोटिफिकेशन निकालना था, वो टेक्निकलिटीज़ में बात चली गई कि जी ऐसे होना चाहिए था, कानून इनके वैसे होना चाहिए था, बट वो दरार साफ नज़र आ रही थी सामने के देयर इज़ अ क्रैक नाउ। नहीं, बाजवा साहब और खान साहब के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी नदीम अंजुम के मामले पे किन्हें लगाना है? हुई थी। तो खान साहब फिर क्यों इसके ऊपर जो है इस तरह से अगेंस्ट आ रहे थे? देखिए खान साहब कहते हैं बड़ा कैजुअल बात हुई थी। ही केम टू मी एंड सेइंग कि जी हम ये इसको जनरल नदीम अंजुम को लगाना चाहते हैं DGI, तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं है? तो खान साहब ने कहा नहीं मुझे क्यों इतराज़ हो, समथिंग लाइक इस तरह की बात हुई। तो फॉर्मल वो जो एक होता है, मुझे उस वक्त पता चला कि फॉर्मली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अपॉइंटमेंट निकालती है इनकी या ओके देती है उनके प्रपोजल के ऊपर, इस तरह की कोई चीज़ होती है। विद द प्रोसेस वाज नॉट अडॉप्टेड। लेकिन उसके बावजूद कोई इतना बड़ा फड्डा उसमें बनाना नहीं था, क्योंकि जब मैं खान साहब के पास गया जनरल फैज़ के कहने पे, उन्होंने मुझे कहा कि जी आप खान साहब से जाके बात करें कि ये जनरल नदीम का मामला जो है ख़राब हो रहा है और आप उनको अपॉइंट करें जनरल नदीम को। और उन्होंने कहा कि जी वो आपके साथ, मुझे क्यों ये मैसेज आपके ज़रिए भिजवाया गया? जी। उन्होंने मैं तो कराची में था, गवर्नर था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार ये
इतना मसला पड़ा हुआ है तो ये तुम क्यों नहीं इसमें बीच में पड़ते हो। यानी जनरल फैज कवर करने की कोशिश कर रहे थे मामले को। जनरल फैज चाहते थे कि जनरल नदीम की अपॉइंटमेंट हो जाए और इमरान खान नहीं चाहते थे अपॉइंटमेंट। खान साहब ये कहते थे कि यार जब मैं आया तो इन्होंने मुझसे कहा कि तुम जाके बात करो प्राइम मिनिस्टर से। मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ। मैं जब पीएम के पास गया वो मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझसे क्यों कहा है, व्हाई डोंट यू आस्क समवन एल्स, जो इस्लामाबाद में लोग मौजूद हैं, मैं तो यहाँ से दूर होता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी जनरल नदीम ने वहाँ पे काम किया है एज कोर कमांडर और आपकी मुलाकातें रही हैं और आप लोगों ने मिलकर काम किया है, तो आप जाके ज़रूर खान साहब को बताएं इनके बारे में कि आपने कैसा उनको पाया। इज़ अ थॉरोब्रेड फौजी, तो आप जाके उनसे बात करें, उनको बताएं कि प्रोफेशनल आदमी है और आपको कोई इसमें कोई फ़र्क नहीं लगेगा मुझ में और उनमें, और हम इस तरह से इदारे की तरह से चलाएंगे। तो मैं जब गया खान साहब के पास, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि यार ये प्रॉब्लम ये है कि जनरल फैज़ जो है वो बड़ी अच्छी तरह तालिबान को जानता है और वो वहाँ पे हैंडलिंग कर रहा है चीज़ों की, तो ये इसके हटने से बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको कुछ अरसे 3 महीने 4 महीने इनको यहाँ छोड़ना चाहिए। मैंने कहा जी तो फौज का इंटरनल मामला है और वही मामला जो होंगे या कॉन्टैक्ट्स होंगे वो इनको हवाले करेंगे, ये उसको चलाएंगे, तो लिहाजा बात ख़राबी की तरफ जा रही है तो ना करें। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं अनाउंस कर दूँगा। तो दैट वाज वेरी इजी डिसीजन, यू नो, व्हिच वाज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इतनी जल्दी मुझे ये जवाब मिल जाएगा। मैंने कहा तो मैं बता दूँ उनको। उन्होंने कहा कह दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको कहा कि जो कह रहे हैं हो जाएगा, बट डेट मैं खुद ही अनाउंस करूँ। उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल है अगेन इट टुक हिम लाइक 10 days टू अनाउंस इस डिस्कशन के बाद। और इस 10 दिन में बहुत ज़्यादा वो इस्तराबी कैफियत थी बाजवा साहब की तरफ से, और बकौल उनके फ़ौज के अंदर बहुत इश्यूज थे, खुशोर होंगे। तो ये 2 इवेंट हैं जो आप समझते हैं कि तलखी का सबब बने। 3। एक बुज़दार साहब का मामला, दूसरा जनरल नदीम मंजूम, तीसरा क्या? वो बताया ना, मैंने 3 इवेंट बताए आपको मैंने। एक इवेंट के बारे में और कहा जाता है कि कोई कॉल थी जो बुशरा बीबी की रिकॉर्ड हुई और उसके ऊपर जो है खान साहब बहुत परेशान भी थे, नाराज़ भी थे। वो तो नहीं, वो तो इनका तो मामला नहीं था, जनरल नदीम का तो कोई मामला नहीं था उसमें। तो मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में बात है, जब वो डीजीआई थे उस वक्त की कोई बात इस तरह की कहानी है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। कैरी फॉरवर्ड हुआ ना, क्योंकि तलखियां पैदा हो चुकी थी और फिर यहाँ तक आते आते चीजें और मजीद खराब हो गई। कह सकते हैं शायद ऐसा हो, लेकिन जाहिर है कि अगर ये बात सच है कि ऐसी कोई बात हुई थी, कॉल रिकॉर्ड हुई थी और वो सुनाने आए थे और ऐसी चीज़ थी, तो जाहिर है कि उसमें बिटरनेस तो दोनों तरफ आई होगी डेफिनेटली। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो इस वक्त कस्टडी में हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? किस चीज़ में वादा माफ गवाह बने? यही मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ ऐसा था आपकी गवर्नमेंट में जिसकी बुनियाद पर जनरल फैज़ हमीद का इस वक्त कोई भी बयान अगेंस्ट इमरान खान जा सकता है? डीजीआई जो है ना वो बड़ी तोप चीज़ होता है, ऐसे ही है। बड़े उसके पास राज होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी उसके गवर्नमेंट के डूइंग्स के या उनके अपने इदारे के, और हर चीज़ के उसके पास बड़े वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन डीजीआई। उसका कोर्ट मार्शल होना पाकिस्तान की तारीख में गालिबन पहली दफ़ा हो रहा है, मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसे ही है। और ये इनका फ़ौज का अपना अंदर इंटरनल मामला है कि वो कैसे उसके साथ डील करते हैं, बट आई डोंट थिंक ही हैज़ समथिंग अगेंस्ट इमरान खान। कोई ऐसी चीज़ रेडिकल इमरान खान के अगेंस्ट होगी कि जिसमें वो आप इमरान खान को फांसी लगा देंगे कि जी उसने बंदे मरवा दिए कि क्या किया। बंदे मरवा दिए से ज़रा मैं डी चौक के ऊपर आता हूँ। डी चौक के हवाले से पीटीआई की मौजूदा क़यादत का ये कहना है कि उनके दर्जनों कारकुन कत्ल कर दिए। अब तो आज भी सियासतमेन हैं, राब्ते भी हैं आपके, क्या ये ठीक है इल्ज़ाम? देखिए फ़हीम, अगर एक जान भी गई है ना, मैं नंबर्स को तो छोड़ दें, तो अगर नंबर्स भी पहले 400 थे, फिर 200 हो गए, फिर 13 हो गए, फिर 22 हो गए, फिर क्या हुआ, अगर एक जान भी गई है ना वो नाहक है। ठीक है। तो किसी भी शहरी का खून या किसी भी सिपाही का खून या किसी पुलिस वाले का खून, किसी का भी खून हो इस चीज़ के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर भी, तो मैं तो उसके साथ खड़ा हूँ जिसके घर में ये
हुआ है। केस पर केस बनते गए इमरान खान के खिलाफ, उन्हें जेल में डाल दिया गया, लेकिन आपने खुद भी अभी कहा कि उनकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई। क्या देख रहे हैं आप फ्यूचर, पीटीआई दोबारा इक़्तिदार में आएगी? देखें, अगर आज की जो पोजीशन है, अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें तो इमरान खान के अलावा तो कोई नहीं जीतता। ये फेयर इलेक्शन कैसे होंगे, फ्री एंड फेयर? अब बगैर इंटरवेंशन के इलेक्शन हो जाएं जैसे कि पहले होते रहे। जाहिर है कि 100% फ्री एंड फेयर तो नहीं हुए पाकिस्तान में कभी भी। जी, आपने खुद ही तस्दीक कर दी। कतर में भी नहीं हुआ। मैं खुद हैरान रह गया था आपसे, ये कैसे हुआ, कब हुआ? और हम उम्मीद पे तो हैं कि कभी दुनिया में ऐसा, पाकिस्तान में ऐसा होगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे, फेयर इलेक्शन हो जाए, शफाफ इंतखाबात सुन के कान पक गए। लेकिन इस सिस्टम के बेनिफिशियरी सभी रहे, ऐसे ही है, ठीक है। और ये हमेशा पाकिस्तान की रिवायत रही है कि जो इलेक्शन जीत के आता है या जितवा के लाया जाता है, वो तो बांधता है तारीफों के पुल कि जनाब फ़हीम सिद्दीकी से बेहतर आदमी तो मुझे कोई ज़िंदगी में मिला ही नहीं, इससे ये कमाल, मुहब्बुल वतन, ये ऐसा वैसा। और जो अपोजिशन वाला होता है उसके मुंह से आपके लिए फूल झड़ते हैं फ़हीम सिद्दीकी के लिए। वो कहता है कि जी पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार फ़हीम सिद्दीकी, इकोनॉमी की बर्बाद करने का जिम्मेदार फ़हीम सिद्दीकी, ये फ़हीम सिद्दीकी ऐसा, ये फ़हीम सिद्दीकी वैसा। इसके बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और फिर जब अपोजिशन वाले की दोस्ती अगेन हो जाती है तो फिर वो गुनगारा होता है और वो फिर सब खराब हो जाता है। तो सियासतदान एक्चुअली खुद जिम्मेदार हैं ये इस नहज पर लाने के। ये खुद सारे मदद मांगते हैं जाके बार बार इस्टेब्लिशमेंट से, ये खुद जाके इस्टेब्लिशमेंट के कदमों में सर रखते हैं और उसके बाद फिर ये नाराज़गी का इजहार करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस जो हैं वो मिल बैठ के आपस में कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन या शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के जी कैसे हमने मुल्क को आगे लेके जाना है, कैसे हमने इंतखाबात कराने हैं, किस हद तक हमने एहतजाज की इजाज़त देनी है, क्यों हमने नहीं करना एहतजाज, ये क्यों करना है एहतजाज, वो सारी चीज़ें वो इकानमी के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लें कि जी जो भी मेरी गवर्नमेंट आए, आपकी आए, ये इकोनॉमिक प्लान हम नहीं चेंज करेंगे तो कहीं मामला बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने तो कोशिश की माजी में भी कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात किसी हद तक हो जाए, कुछ हो जाए बात, लेकिन इमरान खान ही मना करते रहे। इमरान खान साहब हमेशा ये कहते रहे कि जी मैं कभी चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। ऐसे ही है। तो अब आप चोरों के साथ नहीं बैठेंगे और आपने डिक्लेयर भी कर दिया है कि नवाज शरीफ और जरदारी चोर हैं तो उनके साथ नहीं बैठेंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान को भी किसी और नाम से पहचानते थे, वो ठीक हो गया, मामला बेहतर हो गया। सो आई बिलीव कि शायद मुश्किल हो लेकिन किसी दिन शायद पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, जेयूआई, जमात इस्लामी, ये सारे सर जोड़ कर बैठे हैं। कोई एक, मैं ये नहीं कह रहा कि अलायंस कर लें, लेकिन कम से कम मुल्क की मसाइल पे बैठ के तो बातचीत तो शुरू निकाला जा सकता है। कोई ऐसी चीज़ें तो होंगी जिनके ऊपर हम कॉमन इंटरेस्ट होगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए। क्या ये कॉमन इंटरेस्ट है? या पीएमएलएन कहती है कि नहीं बढ़नी चाहिए, पीपल्स पार्टी कहती है बढ़नी चाहिए और पीटीआई कहती है कि जी बंद कर देनी चाहिए? ऐसा तो नहीं है। पीटीआई कॉमन इंटरेस्ट तो होंगे ना कि एजुकेशनल सिस्टम को हमने बेहतर करना है, ये हमने यूके का प्लान अडॉप्ट करना है, हमने यूएस का प्लान अडॉप्ट करना है, हमने जापान का करना है, कोई तो होगा ना। तो इस तरह की चीज़ों पे तो आपस में बात कर लेना कि जी हम किसी की हुकूमत आए, कोई रहे, कोई जाए, कोई गिर जाए, कोई उठ जाए, ये चीज़ें चेंज नहीं करेंगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने अभी जैसे खुद कहा कि कोई भी इस बात पे नहीं जाएगा कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतर होनी चाहिए, इसके खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन पीटीआई ने तो सिविल नाफरमानी की तहरीक की भी बात की, पाकिस्तानी ज़र मुबादला ना भेजें बैरून मुल्क से, ये भी कहा। देखिए, पीटीआई का प्रॉब्लम ये है कि उनके पास ऑप्शंस नहीं है कुछ भी करने के। वो रोड पे एहतजाज नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि जब मारेंगे भी और आपने चिल्लाना भी नहीं है, तो उनके पास जो ऑप्शंस हैं वो एक्सरसाइज करेंगे। वो नॉट दैट कि आई एंडोर्स इट कि वो ये सारी चीज़ होनी चाहिए कि फौजी प्रोडक्ट का बाइकआउट कर दें। कोई फौजी प्रोडक्ट का बाइकआउट नहीं करेगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो कोई बड़ी उनको मोहब्बत है, उनका अपना इंटरेस्ट है। और लोग फौज की सबसे बड़ी प्रोडक्ट है डीएचए, कर लें बाइकआउट, बेचें घर डीएचए से, चलें गुलशन इकबाल चलते हैं। कोई नहीं करेगा। कौन करेगा? ऐसे ही। सो आई डोंट थिंक कि ये अब छोटा मोटा अपने इंटरेस्ट में लोग कह देंगे जी मैं ठीक है ये फौजी दूध नहीं लूँगा,
मैं वो फलाना दूध का डब्बा ले लूँगा, 4 दिन 6 दिन वही कहानी शुरू हो जाती है। यहाँ पे तो हमने कोक पेप्सी का बायकॉट होते हुए देखा है और उसके बाद हमने फिर सब मामला ठीक होते हुए देखे। बिल्कुल ऐसे ही है। हम कोई गुलाम है का नारा लगाने वाली पीटीआई या इमरान खान, उन्होंने बाद में अमेरिकी लॉबिंग फर्म के जरिए लॉबिंग की और आज इमरान खान की हिमायत में अमेरिका से ही बयानात आ रहे हैं। क्या अमेरिकी दबाव में इमरान खान आज़ाद हो जाएंगे? देखिए, थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस है। अमेरिका में बाकायदा लॉबिंग फर्म्स हैं जो आपके लिए लॉबी करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुलामी में जा रहे हैं। अमेरिका बहरहाल एक सुपर पावर है और एक उसकी अपनी हैसियत है, वो रखता है अपना असर और रसूख। तो बेनज़ीर भुट्टो ने भी अमेरिकन लॉबिंग फर्म हायर की थी और भी लोग करते रहे। तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता कि अगर आप कोई अपना इस तरह का कोई काम वेंचर करना चाहते हैं, उसमें आप चाहते हैं कि अमेरिकन सेनेट में आपके लिए आवाज़ उठे, तो आप वहाँ अपनी लॉबिंग फर्म के थ्रू आप अपनी लॉबिंग कर सकते हैं। ये लीगल है अमेरिका में। ये पैसे अंडर द टेबल नहीं दिए जाते। ये जो हमारे यहाँ जैसे मैं इस कॉन्सेप्ट पे तो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तरफ ये नारा था हम कोई अमेरिका के गुलाम हैं और दूसरी तरफ अमेरिका में लॉबिंग की जा रही थी अमेरिकी फर्म की मदद से। तो ये जो सुहेल वड़ाइच कहते हैं ये कोई खुला तजाद नहीं है? सुहेल वड़ाइच भाई आजकल है कहाँ, वो पता नहीं उनका क्यों। जियो में है। हाँ जियो में माशाल्लाह। अच्छा, मेरा सवाल आपसे फिर वही है, जो कुछ भी इस वक्त अमेरिका की जानिब से हो रहा है, जिस तरह के बयान ट्वीट्स पे आए हैं, इसके बाद क्या आपको लगता है कि अमेरिकी दबाव पर इमरान खान बाहर आ जाएंगे? आपको पता है आज पीटीआई में सबसे ज्यादा पॉपुलर आदमी कौन है? इमरान खान। रिचर्ड गन। अच्छा है। और आपको पता है पीटीआई के मेंबर हो गए वो बाकायदा। और आपको पता है आज पीएमएलएन का सबसे बड़ा वो जो कहना चाहिए दुश्मन कौन है? वो रिचर्ड गन है। यानी मेरी तो अक्ल हैरान होती है कि वो टीवी पर बैठ के और वो ट्वीट के जरिए वो रिचर्ड गन को गालम गलोच कर रहे हैं और वो ही इज एंजॉयिंग लाइफ बिकॉज वो तो उसको करोड़ों की उसको फॉलोइंग और ट्वीट्स मिल रहे हैं। तो वो एनीवेज, आपका जो सवाल था ना, देखें मैं समझता हूँ कि जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ कि ना इमरान खान को तवक्को है कि वो कोई अमेरिकन इमदाद आएगी या अमेरिकन प्रेशर के ज़रिए इमरान खान को रिहा किया जाएगा, और ना ही ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे नहीं लगता। मुझे जो लगता है कि इमरान खान जो है वो अपने केसेस का सामना कर रहे हैं। देखिए उसको 1.25 साल हो गया, वो अपने केसेस का सामना कर रहे हैं और कोई उसने ऐसी कोई हल्की बात की जो उनको घर मूव कर दिया जाए या वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं या इलाज के लिए वो प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाए, कुछ भी हो सकता है, वो तो नहीं हुआ उसका। और खिलाफ तवक्को नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को तवक्को थी कि जी ये 2 दिन में गिव अप कर देगा, 10 दिन में गिव अप कर देगा, 4 दिन ये कोकेन के बगैर नहीं रह सकता। यही बात हो रही थी ना कि 8 दिन ये फलाने के बगैर नहीं रह सकता, ये ड्रग ही है, इसको नशे की आदत है। ही हैज प्रूव्ड एवरीबॉडी रॉन्ग, दिस इज नॉट द वे। तो उस मजबूती के साथ उसने अपने आप को कायम रखा है। जेल में असाब कायम रखना और वाकई जेल को काटना सब मुश्किल है। तो इस वक्त इमरान खान अगर जेल से बाहर नहीं आते तो आप समझते हैं कि पीटीआई को अगले इलेक्शन में मजीद मुश्किल पेश आ सकती है? देखें, पीटीआई का एक सानिया ये रहा है कि इमरान खान के बाद अगर इमरान खान को 1 मिनट के लिए सीन से आप हटाएं तो कोई भी लीडर नहीं है। ऐसे ही है। अब वो बन नहीं सका या बनने नहीं दिया या डेवलप नहीं हुआ, या एक जो इमरान खान का ख्वाब था कि पीटीआई को इंस्टीट्यूशन बनाना है, उन्होंने वो भी नहीं हो सका। पीटीआई इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकी, बल्कि एक पर्सनालिटी कल्ट जो है वो इमरान खान की एक टॉल फिगर जो है उसके पीछे वो पूरी पार्टी खड़ी है, पूरी कौम उसके पीछे खड़ी है। नाउ इट इज पीटीआई है क्या? कुछ भी नहीं है विदाउट इमरान खान। नथिंग। इट्स आइदर इमरान खान और नथिंग। सो तो अब है क्या कि इमरान खान एक फिगर है, पॉलिटिकल बड़ा फिगर है, एक पाकिस्तान की कौम है, और बीच में सारे जो हैं वो पीटीआई के जिनको आप लीडर्स कह रहे हैं, वो उस हद तक लीडरशिप प्रोवाइड कर ही नहीं सकते कि वो इमरान खान का 5% 10% नेमुल बदल भी बन सके। सो वो तो जब तक इमरान खान का आशीर्वाद है, हाथ रखा हुआ उन्होंने, तो वो लीडर हैं। जिस दिन इमरान खान ने हाथ हटा लिया, वो नील बटा नील, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं जा सकते, वो भी नहीं जीत सकते। वो तो लेगेसी नहीं है पीटीआई में। अगर आप ये देख रहे हैं ना कि जी भुट्टो के बाद बेनज़ीर भुट्टो, उसके बाद
आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, फिर फलाना, ये वो सारा एक पूरा निज़ाम चल रहा है। इसी तरह नवाज शरीफ का भी ख़ानदान का निज़ाम चल रहा है। इसी सिस्टम के ख़िलाफ़ तो इमरान खान नारे लगाते रहे सारी ज़िंदगी कि ये मैंने नहीं करना, और उसने वाक़ईतन करके भी दिखाया कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को और बीवी बच्चों को उन्होंने सियासत में नहीं आने दिया। अब हमने जाके देखा है कि खान साहब की बहनें और उनकी बेगम साहिबा और सब वो सियासत में थोड़ा बहुत आती हैं, वो भी खान साहब को रिलीज़ करने की हद तक। और मेरा ख्याल है कि खान साहब जब भी रिलीज़ होंगे तो वो जितनी भी इन्वॉल्वमेंट है उनकी बहनों की, उनकी बेगम साहिबा की, वो उसको पीछे हटाएंगे, क्योंकि वो ही इज़ नॉट बिलीवर ऑफ दिस कि वो ख़ानदानी पॉलिटिक्स को प्रमोट करें। बट ये पीटीआई की ताकत भी है और पीटीआई की कमज़ोरी भी है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मई 2023 के बाद आज तक आपका इमरान खान से कभी कोई रब्ता हुआ किसी भी ज़रिए से? नहीं, कोई डायरेक्ट मेरा रब्ता उनसे नहीं हुआ। इनडायरेक्टली बस कह लें कि सलाम दुआ कहते हैं कि कोई जा रहा है मिलने, तो मैंने कहा मेरा सलाम कहना। तो सलाम का मैं पूछा कि भाई आपने सलाम कहा था उनको मेरा? तो उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा कि उससे कहना कि यार देखेंगे आराम से बैठे। तो मैंने तो अभी दरख्वास्त दी भी नहीं। यानी एक तरह से आप राब्ते में हैं। लेकिन आपने भी पहले भी कहा मेरे सवाल के जवाब में कि पछतावा है, दुख है पीटीआई छोड़ने का। बहुत दुख है। और शायद यही वजह थी कि आप पाकिस्तान तहरीक उसमें इस्तेकाम पार्टी में नहीं गए? नहीं, देखिए मैंने तो कहीं भी नहीं जाना। इस्तेकाम पार्टी क्या, मैंने पीपल्स पार्टी में भी नहीं जाना, मैंने एमकेएम में भी नहीं जाना, मैंने कहीं नहीं जाना। मेरी तो सियासत एक इब्तिदा से थी इमरान खान के साथ। उन्हें पार्टी बनने से पहले 1993 से मैं उनके साथ एफिलिएट हुआ, उसके बाद अब तक उनके साथ एफिलिएटेड था। तो मैंने तो कहीं नहीं जाना। मैंने अगर सियासत करनी है तो यहीं से करनी है, नहीं करनी तो नहीं करनी। और आपको लगता है कि इमरान खान अगर जेल से बाहर आए और उन्होंने जो है पार्टी को रीऑर्गेनाइज किया, तो आप और आप जैसे जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने दबाव में ही आकर पार्टी छोड़ दी थी, इमरान खान उन्हें माफ़ करके पार्टी में वापस ले लेंगे? आई डोंट नो, इसमें माफ़ी किस चीज़ की चाहिए? कुछ लोग या तो उनको यकीन आएगा कि ये जो बात है, ये प्रेशर था, सारी चीज़ थी जो सस्टेन नहीं कर सके, छोड़ना पड़ा, छोड़ दी, या उनको नहीं यकीन आएगा। तो माफ़ी किस चीज़ की? मैं समझता हूँ कि गलती तो की नहीं। गलती मेरी यही गलती अपनी है कि वो कमज़ोरी थी कि पार्टी में जिस वक्त हमें स्टैंड लेना चाहिए था, ये चीज़ करनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाया जिस भी वजह से। कोई हेल्थ की वजह से नहीं कर पाया, कोई बच्चों की वजह से नहीं कर पाया, कोई कारोबार की वजह से नहीं कर पाया, किसी की और कोई वजूहत होंगी। हर शख्स के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो इमरान खान की तरह जेल चला जाए, 1.25 साल जेल में पड़ा रहे। यहाँ पे लोगों के पास 2 ऑप्शन थे, या छोड़ दें या कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। सो मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ कि जो क़यादत है वो मोस्टली टू कॉम्प्रोमाइज़ है। सो हू इज़ बैड? द वन हू चोज़। इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं पार्टी छोड़ दूँ। बहुत आसान था कि कॉम्प्रोमाइज़ करके मैं बैठा रहा। अब ज़रा अपना तो बताइए कि 1993 में आप एक टैक्सी ड्राइवर के ज़रिए इमरान खान तक पहुँचे। इमरान खान के उसके बाद आपने शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के लिए आपने जो है वो खाने जमा की। क्या कहानी है ये? देखिए, मैं इमरान खान साहब से मिला तो मैं कई बार पहले और भी बता चुका हूँ, आपको भी इल्म है इस कहानी का कि मुलाकात मेरी उनकी हुई थी इत्तफाकिया, जब मैं लाहौर में था और वो फ़्लाइट मेरी डिले हुई थी। तो टैक्सी ड्राइवर मुझे टाइम वेस्ट करना था कि कहाँ जाऊँ, लाहौर में है नहीं। तो वो मुझे ले गया शौकत खानम अस्पताल दिखाने। अस्पताल देखा तो सामने कमरा था, कहने लगे चलें खान साहब से मिलना है। तो 92 का वर्ल्ड कप जीते हुए थे, 93 में हम थे, और मैं इमरान खान, उन्होंने सोचा किधर यार, मैं किधर, तुम जानते हो? कहने नहीं, लेकिन सामने दरवाज़ा है ना, मैं सबको मिल, आप आए। मैं कहा चलो इसका ब्लफ ही कॉल कर लेते हैं। तो उसने दरवाज़ा खोला और उसने मुँह में डाल के उसने कहा खान साहब अंदर आ सकते हैं? तो आवाज़ आई अंदर से, आइए। यार ये तो मामला सीरियस लग रहा है। फिर भी मैंने बड़े डरते उसने अंदर चला गया, उसने कहा आप आए। मैंने ऐसे डरते दरवाजे से मुँह डाल के देखा कि यार वो है भी, क्या चक्कर है ये, कोई लूट लाट नहीं। तो मैंने देखा वो खान साहब लाइट ब्लू कलर का मिशलवार पहने बैठे, डॉन पड़े थे। तो उन्होंने बाहर ऐसे कर रहे, मैंने बोला जी आए। तो अंदर जाके हैरान हो गया। मैं कहा यार ये कमाल हो गया। मैं उस वक्त मेरे जहन में पहला ख्याल है कि मैं जाके दोस्तों को बताऊंगा तो मानेगा कोई नहीं। इमरान खान से मिलकर आया हूँ, 92 वर्ल्ड कप का हीरो। तो फिर खान साहब से मिला, मैं बैठा, उन्होंने कहा कि हाँ बताएं कैसे आना हो। तो मैंने कहा जी मैं कुछ करना चाहता हूँ
शौकत खानों के लिए। तो उन्होंने कहा खाली जमा करोगे, कैंपेन आ रही है। मैं कहा करूँगा। उन्होंने बंदे को बुलाया कि मैं इसको इंचार्ज बना दो कैंपेन, कराची कैंपेन का। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा आप आए, हम आपको सामान दे देते हैं। मैं गया तो काफ़ी सारा सामान था। उन्होंने कहा हम आपको भेज देते, बैनर्स वगैरह। मैं आया, फिर मैंने दोस्तों को बुलाया, मैंने सबको बताया। तो वही हुआ, सारे हंसना शुरू हो गए कि पता नहीं कि किसी खान के मैनेजर से मिल के आया है, तो क्या करके आया है। तो वो उस वक्त मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं होते थे वो कैमरे वाले के लिए कि मोबाइल से आप तस्वीर ले लें। मैं कहा 12 करना है। सो हमने किया, वो आइट कलेक्शन बड़ी अच्छी हुई। और फिर उसके पे ऑर्डर बना के फिर मैं खान साहब को लेके गया था। वॉज वेरी हैप्पी। अच्छी रकम आई थी उस वक्त। मेरा ख्याल है, सही याद नहीं मुझे, मेरा ख्याल है 4-6 करोड़ रुपए आए थे कोई उस वक्त 93 में। हाँ, 93 आपने जो है खालें जमा करके इतना पैसा इमरान खान तक पहुंचाया, शौकत खान ट्रस्ट के लिए। फिर ताल्लुकात ज़ाहिर सवार हो गए थे, कुर्बतें बढ़ती चली फिर गई। खान साहब कराची आते थे तो वो मुझे कॉल करते थे। फिर हम उनके साथ जो कैंपेन होती थी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में इधर उधर, उनके साथ वहाँ जाता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी गाड़ी में आने जाने लगे मेरे साथ, फिर मेरे घर पे रहने लगे। अरे वाह। Then फिर खान साहब फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ही स्टेड इन माय हाउस। जो हमारा केडीए में घर था वहाँ पे वाकई उधर रहते थे घर पे। 1996 में जब इमरान खान ने सियासत में आने का फैसला किया, तो ये कहा जा सकता है कि आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने उन्हें सियासत में आने पर मजबूर किया? नहीं, नो, मैं उस वक्त इतना वो नहीं था कि खान साहब को कोई मशवरा दूं या वो करूं, क्योंकि मैं बड़ा यंग सा था उस वक्त। 93 में मेरी एज क्या होगी? ये 96 की बात है। 96 में मैं ख्याल है 26 साल का था, 25-26 साल। तो मैं तो बस देखता रहता था कि यार हमारा हीरो था। और फिर वो उन्होंने वो शुरू कर दिया था कि मैंने खान साहब की ट्रांसफॉर्मेशन देखी है कि वो ये कहते थे कि जी मैं कभी सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा क्योंकि सियासत बड़ी गंदी चीज़ है। और उसके बाद फिर मैंने ये भी उनको कहते सुना और देखा कि जब तक हम पावर में आके अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो सोशल वर्क से हम कोई चेंज नहीं ला सकते, मुस्बत तब्दीली मुल्क में नहीं ला सकते। बहुत छोटे लोगों तक अप्रोच हो सकती है एक अस्पताल की पूरे मुल्क के हिसाब से, तो कैसे आप चेंज लाएंगे? तो हमें हेल्थ सिस्टम चेंज करना है, एजुकेशन सिस्टम चेंज करना है। माली का बेटा माली नहीं बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा। वो सारी चीज़ें, वो हमारा एक यंग जहन था, उसमें दिमाग में बैठती गई। तो ये वो टाइम था कि जब पार्टी लॉन्च हुई और हम इलेक्शन हार गए। 1 ही साल के बाद इलेक्शन आ गए थे, इलेक्शन हार गए। तो उस वक्त हमें 100 लोगों का जलसा भी करना जो था ना, वो एक बहुत अपहिल टास्क होता था कि हमारी बात सुनेगा कौन। लोग पीपल नेवर यूज्ड टू टेक अस सीरियसली। 97 का इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप? 97 के इलेक्शन के बाद इवन मेरे अपने दोस्त यार जो थे वो खान साहब के पास चल के बैठ के बात सुनने को तैयार नहीं होते थे कि यार छोड़ो अभी, क्या ये तो अजीब बात करता है, ये तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। कहाँ नवाज शरीफ, किधर इमरान खान? वो इस तरह करते, किधर नवाज शरीफ, किधर इमरान खान? यार वो सियासी आदमी, इतनी बड़ी उसकी जमात है, ये क्या? बट वो मिरेकल्स डू हैपन। और बड़ी मेहनत की इमरान खान ने, हम सब ने उनके साथ मिलकर, ये लगे रहे, छोड़ा नहीं। अच्छा, इमरान खान 97 के इलेक्शन तक की तो आपने ये बात कर दी कि बड़ी बुरी तरह से आप लोग जो है वो कोई सीट भी नहीं मिली थी 97 के इलेक्शन में। इमरान खान पहले दिन से इलेक्टेबल्स के खिलाफ थे, कहते थे कि नहीं लेंगे। ठीक है, वो कब राज़ी हुए कि जनाब इनको लेना पड़ेगा पार्टी को आगे चलाने के लिए? देखिए, एक तो जिसको इमरान खान खुद भी कहते हैं ना कि यू टर्न्स जो हैं वो बड़ी अच्छी चीज़। मैंने लफ्ज़ यू टर्न इस्तेमाल नहीं किया कि कहीं तो मैं कर लेता। तो वो वाकई वो बिलीवर है इस चीज़ का कि अगर कोई बात आपने की है आगे बढ़ने के लिए, वो कहते थे कि मंजिल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, मंजिल पे जाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता। लेकिन बेसिकली जो आपकी बात का जवाब है, अगर मैं सन के हिसाब से दूं तो ये 2011 में सिलसिला चला। 2011 में सिलसिला शुरू हो चुका था कि अब इलेक्टेबल्स के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट थी? मुमकिन है, वो मुमकिन है ना, मैं इसका प्रिवी नहीं हूँ, मुझे कोई डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट ने ऐसी बात उनसे की है या उनके अपने जहन में आई। लेकिन ये इस बात के वो बिल्कुल अग्रीड थे और इस बात को पहुँच गए थे कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अच्छे, पहले तो ये था ना वो गुड तालिबान और बैड तालिबान होते हैं, गुड इलेक्टेबल्स और बैड इलेक्टेबल्स भी
थे बीच में कि जी ये गुड है ये बैड। पार्टी जो शुरू हुई थी ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपको सुना था। एक साहब आए इलेक्शन लड़ने के लिए। अच्छा वो हैं बहुत मशहूर आदमी है, यहाँ कराची के हैं। अच्छा। और 2-4 बड़ी पोस्टों पे भी रहे, मैं नाम उनका नहीं लूँगा, यू मे नॉट लाइक इट। और उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन में लड़ना चाहता हूँ पीटीआई से, बड़ा ना। तो फिर दौशम नकवी साहब बैठे हुए थे सस्पेंडर्स पहन के, पाइप लगा के। उन्होंने कहा कि जी आपके बारे में तो ये है कि आप शराब पीते हैं। और कहा हम रिंद हैं पीते। उन्होंने कहा तो जो शराब पीता है उसको तो हम टिकट नहीं देंगे। ये 97 की बात हो रही है? पहले इलेक्शन में। अच्छा। उन्होंने कहा तो ठीक है तो ना दो, लेकिन हम तो ये रिंद है और रिंद रहेंगे, हम तो नहीं छोड़ते। वो बाद में बड़ा वो मैं आपको बता रहा हूँ ये शुरू यहाँ से हुए थे कि जो शराब पीता है उसको भी टिकट नहीं देंगे। और एक वक्त वो था कि इलेक्टेबल्स को जो है वो लिया जाने लगा था पार्टी में। इलेक्टेबल्स को न सिर्फ लिया जाने लगा बल्कि फिर उनको उनके सियासी वजन के हिसाब से लिया जाने लगा। फिर ये भी नहीं देखा हमने कि वो गुड इलेक्टेबल बैड इलेक्टेबल वाला मामला भी वो भी एक तरफ हो गया, साइड में चला गया। 1996 में तहरीक इंसाफ अगर इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश या सपोर्ट से नहीं बनी तो 1998 में क्या हुआ कि यही पीटीआई जो है, यही इमरान खान जो है परवेज़ मुशर्रफ के रेफरेंडम के लिए खड़े हो गए और एक बावर्दी शख्स को सपोर्ट किया। फिर परवेज़ मुशर्रफ ने बड़ी खुल के सपोर्ट मांगी थी और मिराज उमर खान हमारे सेक्रेटरी जनरल होते थे पार्टी के, साबिक निकराम वज़ीर आज़म जी। नहीं मिराज मोहम्मद खान की बात है, मिराज खालिद की बात नहीं कर रहे। तो वो ये लोग गए सब मिलने परवेज़ मुशर्रफ से और वहाँ परवेज़ मुशर्रफ ने उनको मदद मांगी कि जी मैं ये रेफरेंडम कराना चाहता हूँ, उसमें आपकी हेल्प चाहिए। तो पार्टी डिवाइडेड थी उस पर, लेकिन बहरहाल फिर ये फैसला हुआ कि जी हम रेफरेंडम में जाएंगे और परवेज़ मुशर्रफ के साथ जो साथ देंगे परवेज़ मुशर्रफ का, इसमें वो साथ दिया गया। फिर उसके बाद जो प्लान खान साहब को पता चला तो वो बकौल खान साहब के, मैं तो नहीं था उसमें कि वो कहते थे कि जी बस आप इलेक्शन जीत जाएँ, बाकी जैसे गवर्नमेंट बनती है इस तरह बन जाएगी गवर्नमेंट, जिस तरह गवर्नमेंट्स बनती हैं इस मुल्क में उसी तरह पीटीआई को भी हिस्सा देने की बात जैसे बनी थी। उसमें काफली की सपोर्ट पे और वो सारा, क्योंकि बड़ा झुकाव सारा काफली की तरफ था ना उस जमाने में। तो ऐसे ही है वो अब उस परवेज़ इलाही जो है और चौधरी शुजात को खान साहब के लेफ्ट पे थे, वो नापसंदीदा शख्सियात में से थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये काम नहीं करूँगा, तो वो रास्ता उन्होंने छोड़ दिया। एमकेएम और पीटीआई दोनों शुरू में परवेज़ मुशर्रफ की हिमायती थी। एमकेएम ने तो कुछ गेन भी कर लिया। पीटीआई कहाँ रह गई? बहुत कुछ। पीटीआई को तो कुछ नहीं मिला। नहीं, पीटीआई को तो कुछ नहीं मिला। एमकेएम ने तो जो गेन करना था वो उन्होंने, लेकिन ना जो भी डिक्टेटर आया है उसने बड़ी अहमियत दी है लोकल गवर्नमेंट। और मैं वाक़ईतन मतलब मुझे ये जो जितने मार्शल लॉज हैं उनकी एक चीज़ ये बड़ी पसंद है कि कम से कम पावर नीचे ज़रूर आया है। मेयर हैज़ बीन वेरी पावरफुल इन डिक्टेटरशिप। मुस्तफ़ा कमाल बड़ा पावरफुल मेयर, कमाल का मेयर था। ऐसे ही क्योंकि उस पास इख्तियार था, पैसा उसी पार्टी का दूसरा मेयर वसीम अख्तर इख्तियार ना होने का रोना रोते चले गए। अभी भी जो मेयर हैं खुद मुर्तज़ा वहाँ, मुझे उनके पास इख्तियार भी है, पैसा भी है, लेकिन मुझे तो नहीं नज़र आता कि वो कोई बड़ा कीन इंटरेस्ट कराची में नज़र आए या कोई चीज़ हो। आई लाइक हिम। मुर्तज़ा पढ़ा लिखा आदमी है, यंग है और कराची से बिलोंग करता है। अब आप कराची से बिलोंग करने में ना आप वो जहन से वो चीज़ निकाल दें कि वो जो सिंधी है वो कराची का नहीं है और उर्दू बोलने वाला कराची का है। मैं समझता हूँ कि मुराद शाह भी कराची का है। ही हैज़ स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन कराची। पढ़ा लिखा यहाँ पे एनईडी में, आप यूनिवर्सिटी में गया, कॉलेज यहाँ पे गया, फिर बाहर चला गया नौकरी की, फिर वापस आ गया कराची। तो कराची है वो, तो वहाँ गाँव में तो एक आध दिन के लिए जाता है। सो दे ऑल आर कराची बॉयज़। मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, मुझे नहीं नजर आता कराची के अंदर कोई इंटरेस्ट भी शो करते। आप भी गवर्नर कराची से, आपके दौर में सदर कराची से, इसके बावजूद कराची का तो हाल उस वक्त भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। बड़ी कोशिश की मैंने। क्यों डिलीवर नहीं कर सके? नहीं, डिलीवर इसलिए नहीं कर सके कि गवर्नर के पास तो एग्जीक्यूटिव पावर्स है ही नहीं, जीरो है। बिल्कुल। तो मुझे तो हमेशा मदद की ज़रूरत रही चीफ मिनिस्टर की, कि चीफ मिनिस्टर के थ्रू ही एग्जीक्यूशन होगी। Why did I pick up
ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स इन कराची के मैं ग्रीन लाइन बना दूँ। वो इसलिए है कि जब मैं गवर्नर बना तो जब मुझे ये एहसास हुआ कि यार ये तो यहाँ कर तो कुछ भी नहीं सकते, मैं तो एक रोड भी नहीं बना सकता बगैर चीफ मिनिस्टर के। इवन अगर मैं अपने MNA MPA के फंड से भी उसको बोलूँ ना कि गली बना दे तो उसको NOC चाहिए गवर्नमेंट के। तो मैंने कहा यार वो प्रोजेक्ट लाओ, कोई प्रोजेक्ट्स पड़े हैं जो पाइपलाइन में हो या फंसे हुए हो या कोई हो, तो देखे तो उसमें ये मुझे सबसे ज़्यादा फिजिबल और डूएबल ये से लगा कि ये प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ था नवाज शरीफ के दौरान। ऐसे ही है। और ईशा तो एक बाद गवर्नर थे उस वक्त। हाँ जी, और इसकी अप्रूवल सारी हुई हुई थी, सिंध गवर्नमेंट की भी NOC लैंड एलोकेशन सब कुछ हुआ था। सिर्फ पैसे चाहिए थे ये बनाने के लिए। मैंने जाके प्राइम मिनिस्टर से बात की असद उमर को लेकर, मैंने जाके बात की कि हमें ये ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट है, तो वो ही लकीली ही अग्रीड। और जो एक आर्म था मेरा इसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो भी इस्टेब्लिश था। KIDCL के नाम से एक कंपनी बनाई हुई थी गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने, दी दैन फेडरल गवर्नमेंट। तो वो कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसको मैंने SIDCL किया ताकि उसका स्कोप बढ़ जाए। कल को हम हैदराबाद में काम करें, सक्खर में करें, लाड़काना में करें, तो वहाँ पे भी हमारे पास काम की जगह हो, और इसके थ्रू एग्जीक्यूट कराया, वरना ये भी नहीं बना सकते। लेकिन इमरान खान का अपना भी इंटरेस्ट कराची के हवाले से, कराची की तरक्याती कामों के हवाले से बहुत कम था। इवन वो कराची आके रुकते भी नहीं थे। जगह आप कहते हैं उतना नहीं रहा जितना होना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान जो है वो उनका फोकस पंजाब KP में ज़्यादा रहा और सिंध पे बहुत कम। नंबर 1 तो सिंध में गवर्नमेंट नहीं थी, तो इसलिए उधर फोकस इतना नहीं था, बनता ही नहीं था उनका। और नंबर 2 जो कराची से उनको वोट मिला था उसके लिए वो जो MNAs और MPAs के थ्रू जो स्कीमें दी जाती हैं, बाद में मैं बड़ा खिलाफ हूँ उसके कि MNAs को नहीं देने चाहिए। MNA का काम नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो चोरी करता है या खा जाता है या नहीं कर, वो कर नहीं पाता, उसका काम नहीं है। एक अपोजिशन का MNA कराची में बैठा हुआ जिसको सिंध गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, उस फंड की यूटिलाइजेशन उस तरह से कर ही नहीं पाएगा जैसे वो करना चाहता है या होनी चाहिए। वो बहुत सारे यहाँ पर भी तो सिंध गवर्नमेंट में भी तो बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं ना, ये फलाना सिस्टम, वो उसके सिस्टम के बगैर वो वैसे ही नहीं हो पाता, तो वो उसकी एग्जीक्यूशन ठीक नहीं हो सकती। तो पूरे मुल्क में कि कहीं पे भी, चाहे आपके अपनी गवर्नमेंट के MNAs हो, ये तरक्याती फंड जो सड़कें बनाना और रोडें बनाना, नाले बनाना, ये MNA MPA का काम है नहीं। नॉट दे आर इलेक्टेड फॉर, इसके लिए तो आपका है, वो जाके असेंबली में लेजिस्लेशन, आपका मेयर है ना, आपका डिप्टी मेयर है, आपके काउंसलर्स हैं, आपके वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं, वो उनका काम है कि वो ये काम करें। उनको आपने साइड पे परे मारा हुआ है, बेचारे भूखे मर रहे हैं, वहाँ पे उनके पास काम करने की गुंजाइश नहीं है, तनख्वाह देने के पैसे पूरे नहीं होते। इधर MNA के पास अरबों रुपए हैं, वो उड़ाई जा रहा है कि वो इसमें रोड बनाऊंगा, अब बादशाह की तरह घूम रहा है, मैं लगवा दूंगा गटर के ढक्कन कर। कमाल है यार, वो जो लोकल गवर्नमेंट वाला बैठा हो शक्ल देख रहा है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डिक्टेटर्स ने बेसिकली जो है ना इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखा था कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो होना चाहिए। ये बात आपकी ठीक है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, दोबारा सियासत पे आएंगे। आपने कहा 2011 में इलेक्टेबल्स जो हैं वो पार्टी का हिस्सा बनने लगे। 2013 के इलेक्शन में ऐसा क्या हुआ कि बेहतरीन इंतखाबी मुहिम, इमरान खान स्टेज से गिर गए, हमदर्दी का वोट भी, उसके बावजूद रिजल्ट नहीं आए? मुझे नहीं समझ आई कि वहाँ क्या हुआ था, बिकॉज हम तो सारे के सारे पार्टी में 100% श्योर थे कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं। और जो इनिशियल रिजल्ट आना शुरू होते हैं ना, एक एक दो पोलिंग स्टेशन के, उसमें भी PTI थी। अगर आप अपने कंप्यूटर पे पीछे जाके देखें जो रिजल्ट अनाउंसमेंट शुरू हुई थी, तो वो बिल्कुल PTI इस तरह फ्लैग्स आ रहे थे PTI के, और वी वर वेरी एक्साइटेड यार, ये तो काम हो गया है इसमें। और स्पेशली जब खान साहब गिरे थे तो पब्लिक सेंटिमेंट और भी ज़्यादा टिल्ट हो गया था। नवाज शरीफ ने अपनी कैंपेन बंद कर दी थी, सारा कुछ। खान साहब की फिर जो लास्ट उन्होंने वहाँ से लास्ट मतलब इलेक्शन से पहले जो लास्ट स्पीच थी, लास्ट डे पे जो जलसा था, उसमें उन्होंने जो पैगाम दिया था वहाँ से अस्पताल से, इट वॉज वेरी वेरी सेंटिमेंट। लोग रो रहे थे वहाँ जलसे में। और मैं फिर ये इलेक्शन वाले दिन, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा था, मैं तो खान साहब के साथ उनकी कैंपेन में था। तो उन्होंने हमें भेजा कि तुम जाओ वहाँ इस्लामाबाद जाओ और मेक श्योर कि जलसा कामयाब हो। तो मैं सैफुल्लाह नियाज़ी ड्राइव करके इस्लामाबाद आए, जावेद हाशमी भी हमारी पार्टी में थे उस वक्त, वो 14 में छोड़ दिया ना धरने के दौरान। तो वो वहाँ पे हम पहुँचे, तो वो जलसा किया, बहुत बड़ा मैसिव
हमने वो जलसा किया, उसके बाद हम अगले दिन सुबह सैफुल्लाह ने वोट डालना था, मेरा वोट तो कराची में था, तो उसने वोट डाला और फिर उसके बाद हम उसको लेकर गाड़ी में बैठ के मैं और सैफुल्लाह ड्राइव करके हम आ गए लाहौर खान साहब के अस्पताल। हम मेरे ख्याल दोपहर को वहाँ से निकले हैं और 5-6 बजे हम पहुँचे होंगे। रिजल्ट इनिशियली आना शुरू हुए थे। मैं आया, आके मैंने बस वालियन खाओ यार तो उन्हें वो आया, आके मैंने जैसे टीवी ऑन किया, टीवी ऑफ था, खान साहब लेटे हुए थे। मैंने टीवी ऑन किया तो उन्होंने खान साहब ने कहा बंद कर दो, कोई फ़ायदा। तो मुझे इस पर बड़ी हैरत है। मैंने कहा यार ये हम इतना गंगो एक्साइटेड हैं कि इलेक्शन हम जीत रहे हैं, तो छोड़ो कोई फ़ायदा नहीं। यानी खान साहब को बता दिया गया था। आई डोंट नो, मैंने वो डिसअपॉइंटमेंट देखी उसको कि ये अभी तो रिजल्ट आने ही शुरू हुए थे, रिजल्ट्स में नजर भी आ रहा था पीटीआई जो है वो आगे है। नहीं, आगे पीछे तो खैर वहाँ से आप जज नहीं कर सकते, तो 2-2 4-4 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट थे, लेकिन आप लोग जिस तरह से एक्साइटेड थे हमारे उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। इतनी पब्लिक साथ है, पोलिंग स्टेशन पे भी हम लोग पीटीआई कर रहे थे, रिजल्ट्स में भी पीटीआई नजर आ रही है, तो यही कैरी ऑन होगा। बट वो एक्साइटमेंट खान साहब पर दिखी नहीं मुझे, बल्कि डिसअपॉइंटमेंट नजर आई कि छोड़ो। खान साहब को बता दिया गया था कि आप नहीं इस दफा जो है इजी हो जाए, इलेक्शन चोरी हो चुका है। लेकिन यही खान साहब जो है वो बाद में 4 हल्के खोलो ये सब करते रहे। ज़ाहिर है कि खान साहब ने गिव अप करने वाला आदमी तो नहीं है ना वो तो उनको पता था कहाँ पे किन हल्कों में काम हुआ है, तो वो उन्हीं 100 पॉइंट्स के ऊपर खान साहब ने बात की कि 4 हल्के खोल लो, सब पता लग जाएगा। सैंपल, वो कहते थे सैंपल के 4 हल्के खोल दो, अगर इसमें गड़बड़ निकली तो आगे की भी बताएंगे। वो 4 हल्के इन्होंने नहीं खोल के दिए। ऑफ कोर्स इनको अंदाज़ा था कि इसमें क्या हुआ। एस्टैब्लिशमेंट की जो कुर्बतें थीं वो भी 2013 में काम नहीं आई, लेकिन 2014 में जो धरना शुरू हुआ वो भी तो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के साथ ही था। हो नहीं सकता उसके बगैर, डेफिनेटली उसके बगैर तो नहीं हो सकता। तो क्या हुआ था फिर 2013? लेकिन वो एक उन्होंने आपको कहा कि नहीं भाई आप नहीं, फिर आप ही को इस्तेमाल कर लिया। वो एक कॉम्बिनेशन था 2014 का धरना, पब्लिक भी साथ थी और एस्टैब्लिशमेंट भी साथ थी, तो वो एक कॉम्बिनेशन उसका बना। आप सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ हो और पब्लिक ना हो तो फिर ये फॉर्म 47 वाला काम हो सकता है, इसके अलावा काम नहीं हो सकता। पब्लिक में तो ये भी नहीं जा सकते ना, जो हमारे इस वक्त हुक्मरान हैं, ये करें पब्लिक में जाएं, बात करें, ऐसे ही। बल्कि इनके तो अब एटीट्यूड से ही लगता है कि हम कौन सा पब्लिक के वोट से आए हैं जो हमने इनका काम करना है। एक सवाल कराची के हवाले से मैं आपसे करना चाहूँगा, कराची की सियासत के हवाले से करना चाहूँगा। कराची में अल्ताफ़ हुसैन की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं, उन तस्वीरों के बाद ये कहा जा रहा है कि एमकेएम लंदन वापस आ रही है, अल्ताफ़ हुसैन वापस आ रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि ये सब कुछ पीटीआई का मुकाबला करने के लिए किया जा रहा है, एमकेएम लंदन को स्पेस दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है? फ़हीम, ये सवाल तो मेरा आपसे बनना चाहिए कि आप इस गेम में मेरे से बहुत आगे हैं। तो मुझे वाक़ईतन मैं 2-3 दिन से इसको स्टडी कर रहा हूँ, बल्कि 4-5 दिन से। पहले लियाकताबाद में बैनर्स लगे, ऐसे ही है, फिर उसके बाद बॉल चॉकिंग हुई है शहर में कई जगह, शहर में, फिर उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे लोग जमा हुए हैं 90 के आसपास, और वहाँ पे उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन के नारे लगे। तो आई डोंट नो, अगर स्पेस मिल रही है अल्ताफ़ हुसैन को, तो ये स्पेस पीटीआई का मुकाबला करने के लिए मिल रही है, आपको समझते हैं? नॉट श्योर, आई डोंट नो, क्योंकि ये अल्ताफ़ हुसैन की तो स्पेस अपनी जगह कराची में तो मौजूद है, और उसको अगर अल्ताफ़ हुसैन को आज भी इजाज़त मिले इलेक्शन लड़ने की और यहाँ पे फ्री काम करने की, तो ही कैन मेक अ डिफरेंस। लेकिन चूंकि बल्दियाती इंतखाबात करीब हैं, ये एक वजह हो सकती है। पीटीआई अगर बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेती है तो एमकेएम जैसी तंजीम ही उसके सामने हो सकती है, जिसकी क़यादत अल्ताफ़ हुसैन के हाथ में हो, ऐसा लगता है। तस्वीर का यही रुख नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ एक सवाल है मेरा कि अल्ताफ़ हुसैन तो अपने अंडे इमरान खान की बास्केट में रख चुके हैं, उनकी हिमायत के लिए मुसलसल बयानात दे रहे हैं, तो एक तरफ हिमायत, दूसरी तरफ मुखालफत का इम्कान, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं तो ये महकदा जो है उसका रास्ता कहाँ से जा रहा है? नहीं, बाकी मेरी समझ से बाहर है, बट अपेरेंटली ये एक चीज़ जो एक चीज़ वाज़ेह है वो ये नज़र आ रही है कि अल्ताफ़ हुसैन को स्पेस दी जाएगी या दी जा रही है। अल्ताफ़ हुसैन को स्पेस नज़र आ रही है, और पिछले कई दिनों से अल्ताफ़ हुसैन साहब के भी लैंग्वेज जो है वो सॉफ्ट हो गई। ये भी मैंने आज ही बैठ के मैंने पीछे उनके जो ट्वीट्स थे और जो सारी चीज़ें थी वो मैंने पीछे 10 दिन से 12 दिन से, वो अगर आप बैकवर्ड करके आप आज तक आ जाएं तो आपको नज़र आ जाएगा कि वो ग्रेजुअली इट्स चेंजिंग। आप तकरीबन 3.25 साल गवर्नर सिंध रहे,
आप में और आपसे भी पहले जो गवर्नर थे इशरत लिबास साहब, उन दोनों में एक बात कॉमन थी, दोनों गिटार बजाते थे। वो गिटार बजाते थे, मैं गाता था। आप गाते भी थे। दोनों, चले एक अच्छा है वो कि दोनों चीजें उसमें हो रही थी, आप दोनों को एक साथ ही होना चाहिए था। अब ये बताइए कि मौजूदा गवर्नर और आप में क्या फर्क है, आप क्या लगता है कैसा परफॉर्म ना वो बजाते हैं ना गाते हैं। आतिशबाजी, वो क्या उन्होंने घंटी लगाई है, बेल ऑफ होप, आतिशबाजी और ड्रामेबाजी, बस इसी में। तो उसमें पूरे हैं वो आपके ख्याल में? नहीं, वो एक्चुअली मैं गवर्नर से ऑनेस्टली बीइंग अ गवर्नर, मैं आपको बताऊं, गवर्नर से तवक्को रखना कि वो कोई चीज़ डिलीवर कर सकता है, वो नहीं कर सकता। गवर्नर का एक स्पेसिफिक रोल है, वो मुझे बेचारा मुराद अली शाह समझा के थक गया, बिकॉज मैं तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्पेस लेता था, और मेरी पॉलिटिकल स्पेस लेने की वजह ये थी कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्बत थी, और जो हमारे फेडरल मिनिस्टर्स थे वो भी डिस्पोजल पे आ जाते थे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उनको ऑर्डर लगाते थे कि जाके गवर्नर हाउस में जाके बैठो और मसाइल हल करो। तो मैंने यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और बिजनेसमैन थे, उनको मैंने ये कह दिया था कि आपको हमारे वजीरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो मिनिस्टर है, कंसर्न मिनिस्टर ऑफ योर प्रॉब्लम, ही विल कम है, उनके साथ उनका पूरा स्टाफ आएगा और यहीं आपके मसले हल करेंगे। तो मैं एक पॉलिटिकल स्पेस ले ही रहा था हर तरह से ना, हर तरफ से। वो आईजी को लगाने का मामला हो तो बिला वजह बीच में मैं घुसा हूँ कि जी हम बताएंगे आईजी कौन लगाएगा। हालांकि जाहिर है कि अगर अमन अमान का मसला चीफ मिनिस्टर ने हल करना है, आईजी भी वो लगाएगा, बट नहीं, उसमें अंदर मौजूद थे। तो मुराद अली शाह ने कई बार आके मुझे समझाया कि यार इमरान भाई, आपका जो एक अरीना है टू प्ले, या तो आप पॉलिटिकल रोल में आ जाते, आप वजीर बन जाते या कोई और चीज़ ले लेते, अगर इतना आपको करना है। आपका जो रोल बनता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, आप उस कॉन्स्टिट्यूशनल रोल में रह के काम करें, एग्जीक्यूटिव रोल आपको मिलेगा नहीं किसी सूरत भी। मेरी टेरिटरी है, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, तो आप वो ना करें। बट वो आई ऑलवेज यूज टू क्रॉस दैट बाउंड्री और गेट इनटू दिस पॉलिटिकल रोल एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स लेने के लिए कि मैं यहाँ की रोड बनवा दूँ, मिनिस्टर कम्युनिकेशन को बुला रहा हूँ, तो हाईवे बना दो, FBR के उसको बुलाया चेयरमैन को कि तुम इनके मसाइल हल करो, उसको तुम ये करो। तो उस तरह से वो मैं अपना एक बना लिया था मैंने। लेकिन जो ये है ना इस वक्त मौजूदा गवर्नर कामरान टिसोरी, उसके पास तो वो भी नहीं है ना। जाहिर है प्राइम मिनिस्टर नहीं है। हाँ, तो उससे लेकिन अगर देखा जाए तो है भी एक तरह से, देखा जाए तो है भी एक तरह से, क्योंकि जाहिर है पार्टी उसमें तो एक है ना, हुकूमत में तो शामिल है। नहीं है ना, मतलब वो उसका अपना प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, वो तो एक चले मखलूत हुकूमत है, तो वहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनका प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है। तो वो उस तरह से तो उसका वो रोल नहीं है जितना मेरा उसमें था, मैं कर लेता था चीज़ों को, वो नहीं कर पाता हो। तो आई नहीं, तो वो चॉइस ठीक है गवर्नर की कि नहीं है, वो एक अलग बहस है, लेकिन बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब। इमरान इस्माइल साहब की बातें आपने सुनी, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR।